नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं कश्मीर से आ रही खबर के साथ, जहां एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। पंपोर इलाके की घटना है, जहां एक पुलिस अधिकारी को निशाने पर लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस अधिकारी की यहां पर हत्या की और आज सुबह सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या की खबर आई। सुबह उनकी हत्या की गई और सब इंस्पेक्टर को अगवा कर हत्या का शक जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IRP यानी इंडियन रिजर्व पुलिस बटालियन में वो तैनात थे, सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। पंपोर इलाके में सब इंस्पेक्टर को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो ट्वीट आया उसमें बताया गया वो काम के लिए अपने घर से निकले थे, इस दौरान उनको अगवा कर लिया गया और इस हत्या को आतंकियों ने अंजाम दिया। पिस्टल के जरिए उनकी हत्या कर दी। जो खेत था उनका शव वहां से बरामद किया गया है। और कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी नजीर मसूदी से इस पर बात की। आज रात को फारूक अहमद जो मीर है, सब इंस्पेक्टर है जम्मू कश्मीर पुलिस में, लग रहा है कि उसको अपने घर से उसका अपहरण किया गया और उसके बाद उसको गोली मार दी गई नजदीकी फील्ड में और आज सवेरे उसकी लाश को वहां से बरामद किया गया। वो वहीं साथ ही में जो लेथपोरा पुलिस कैंप है वहां वो आर्मी पुलिस की जो वहां बटालियन है वहां उसकी ड्यूटी थी और रात को घर आया था तो वहीं उसका अपहरण हुआ। तो लग रहा है कि आतंकी हमला है और टारगेट अटैक है, किलिंग है, अपहरण। उसके बाद क्योंकि कहीं एक पुलिस वालों को मारा गया है, चाहे अपने घर में या इस तरह मारा गया है, और पिछले 2 महीनों में इस तरह के पुलिस वालों पे टारगेट अटैक हुए, खासतौर पर जो ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन थे और ये सीनियर अफसर थे, सब इंस्पेक्टर थे, उसको अपने घर में उन्होंने पहले अपहरण किया, उसके बाद मारा गया। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे पुलिस का कोई स्टेटमेंट इस पे जारी नहीं हुआ है। इससे पहले जितने भी हमले हुए थे, टारगेट अटैक्स, उनके पुलिस का कहना है जो भी उनमें दोषी थे उनको इनकाउंटर के दौरान मारा गया, चाहे वो कांस्टेबल रियाज के कातिल थे या सैफुल्लाह कादरी के थे या दूसरे पुलिस वाले जिनको मारा गया अपने घरों में, उनके तमाम जो पुलिस के मुताबिक कातिल है उन सबों को इनकाउंटर्स के दौरान मारा गया, जो हाल ही में जो टारगेट अटैक्स हुए है। लेकिन ये जो इस तरह का दिल दहलाने वाला वाक़ा है कि एक पुलिस अफसर को उसका घर से अपहरण हो और फिर उसको उस तरह मारा जाए, तो जाहिर सी बात है इनकाउंटर होते हैं, मिलिटेंट मारे जाते हैं, लेकिन अगले दिन और ये इंसिडेंट होते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। आगे बढ़ते बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में इस वक्त तबाही का मंजर नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून तक इसमें किसी तरह की राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। असम में 28 जिलों के 19 लाख लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। 1 लाख लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ले रखी है। गुवाहाटी, दीमा हसाओ, गोलपारा, होजाई, कामरूप में लैंडस्लाइड की खबर आई है और अब तक कुल 46 लोगों की जान जा चुकी है। असम में 2 दिन में 12 लोगों की मौत हुई है। मेघालय में 2 दिन में 19 लोगों की जान गई। वहीं मेघालय में 1995 के बाद 24 घंटे में 972 मिलीमीटर बारिश हुई है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह के हाल यहां बने हुए हैं। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो अगरतला में 6 घंटे के दौरान 145 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तर पूर्व में जो बाढ़ और लैंडस्लाइड का जो कहर चल रहा है पिछले 3-4 दिनों में, ये और भी अब गंभीर होता दिख रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 20 तारीख तक बहुत भारी बारिश होगी और इसके चलते असम में और मेघालय में पिछले 2 दिनों में 31 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं फ्लड और लैंडस्लाइड में। असम में लगभग 19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 28 जिलों में बाढ़ का पानी है और इसके साथ साथ लगभग 3000 गांव अब पानी के नीचे हैं
और इसके चलते अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ भी बातचीत की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी प्रधानमंत्री के संपर्क में है। जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार हैं ये एक साथ ये बाढ़ का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्राउंड जीरो है जहां पे बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जो निचला असम है और जो सेंट्रल असम है, इन दोनों इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राज्य सरकार की मदद कर रही है बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। एक ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन में होजाई जिले में कल एक बोट कैप्साइज हुआ था, उसमें 27 लोग सवार थे, उसमें से 25 लोग को निकाला गया है। 2 लोगों के लिए अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है। और इसके साथ साथ और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मेघालय में जो 2 नेशनल हाईवे अब कट चुके हैं उनकी मरम्मत की काम चल रही है, मगर इसमें समय लगेगा, राज्य सरकार का कहना है। और मेघालय में कल एक दिन में 12 लोगों की जान गई थी लैंडस्लाइड्स में, और पूरे मेघालय में बहुत फ्लैश फ्लड्स भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मौसिनराम और चेरापूंजी, इन दोनों इलाकों में कल इतनी बारिश हुई है कि 1940 का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश उत्तर पूर्व में हो रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कल फ्लैश फ्लड हो गई, जबकि 6 घंटे में 145 मिलीमीटर का रेन हुआ है त्रिपुरा में। अब सुबह ये पानी घटा है, मगर बहुत लोगों को रिलीफ कैंप में लाया गया है। असम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। और इसके साथ सिर्फ त्रिपुरा, असम, मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला अभी भी कटा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो हाईवे है असम से जुड़ा हुआ वो उस पूरी तरह से लैंडस्लाइड में वो ढह गई है। और इसके साथ सिक्किम में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। और सिक्किम में भी जो बारिश है इस बार ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर पूर्व में एक जो बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड, थंडरस्टॉर्म का एक कहर जारी है और लोग जूझ रहे हैं इससे। और राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है, मगर अगर इस तरह की बारिश चलती रही तो ये जो परिस्थिति है ये और भी गंभीर होती दिख रही है। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में भी हो रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में पुलिस भर्ती में वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये बयान तब आया है जब पूर्व फौजी पुलिस भर्ती में 10% कोटा न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। हालांकि लगता है मध्य प्रदेश के संभावित अग्निवीरों ने मुख्यमंत्री की बातों को अनसुना कर दिया। यकीन करते भी तो कैसे। ये मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं। सरकार ने नियम बनाया था कि पुलिस भर्ती में इन्हें 10% तक आरक्षण मिलेगा। महीनों से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इस दफे पुलिस भर्ती में इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। 6000 पद निकले थे, नियमतः 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित होना था, लेकिन हुए सिर्फ 6। मामला जबलपुर हाई कोर्ट में है। पहली याचिका मुझे ये निर्देश थे कि एक भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का सिलेक्ट नहीं हुआ। सारे मध्य प्रदेश में 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उन्होंने बोला। 3000 एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होने थे, सिर्फ 6 व्यक्ति सिलेक्ट हुए। रूल 1.15.2 में लिखा हुआ है 5 गुना एक्स सर्विसमैन, तो 5 गुना एक्स सर्विसमैन 3000 होते हैं। आपने 3000 कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट किए, दिस इज इलीगल। तो हाई कोर्ट ने वो मेरी जो प्रथम याचिका है उसमें नोटिस जारी करके ये बोला इस याचिका के अंतिम आदेश के अध्याधीन जो भी सिलेक्शन प्रोसीडिंग है रहेगी। मामला सिर्फ पुलिसकर्मियों की भर्ती का नहीं है। सरकारी सपनों के सामने हकीकत ये भी है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रीलिम्स 19 जून को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन 2019 और 2020 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। 2019-2020 के लगभग 10,000 उम्मीदवार असमंजस में हैं। परीक्षा में देरी से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र निकल गई है। ये 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए चयनित उम्मीदवार हैं। पैरों में छाले हैं, हाथ में तिरंगा,
45 डिग्री की गर्मी में नागपुर से 50 से ज़्यादा युवा दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया में पास हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। इनकी टी शर्ट पर लिखा है वर्दी दो या अर्थी दो। अग्निपथ योजना शुरू होते ही मध्य प्रदेश के मुखिया का बयान आ गया। ये और बात है कि पूर्व सैनिकों के मामले में बार बार पूछने पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये भी और बात है कि मध्य प्रदेश में अकेले सरकारी स्वीकृत पद ही 1 लाख से ज़्यादा हैं जो खाली हैं। शिक्षक से लेकर पटवारी तक बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ लाठियां और ज़्यादा पूछने पर एक नई तारीख। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है और इस बीच गांधीनगर पहुंचकर उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। आज उनकी मां का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने मां को जो है उनका मुंह मीठा करवाया और गांधीनगर जाकर प्रधानमंत्री ने उनका आशीर्वाद लिया। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह गांधीनगर स्थित अपने माताजी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दरअसल ये वही आवास है जहां पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबेन का 100वां जन्मदिन है और इसलिए पीएम यहाँ पर पहुँचे। लगभग सुबह 6:45 बजे वो यहाँ पर पहुँचे और 15 से 20 मिनट उन्होंने अपने माताजी के साथ बिताया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बेहद ख़ास हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने माँ के साथ इन तस्वीरों में उनका जन्मदिन मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ये भी ऐलान किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के नाम पर एक रोड के नाम को दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो महानगर पालिका उन्होंने कहा कि अब वो ऐसा अब नहीं कर रहे हैं, उसे पोस्टपोन किया गया है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी लगातार गुजरात चुनावों से पहले गुजरात उनका आना जाना लगा रहा है। लगभग हर महीने वो गुजरात पहुंच रहे हैं। इस साल की बात करें या इस महीने की बात करें जून की, तो ये दूसरी बार है जब वो गुजरात पहुंचे हैं। इससे पहले वो 10 जून को भी गुजरात पहुंचे थे, जहां पर कई सारे योजनाओं का उन्होंने प्रारंभ किया था, उद्घाटन किया था। एक बार फिर से वो गुजरात पहुँचे हैं, इस बार 2 कारणों की वजह से। पहले तो उनकी माताजी का जन्मदिन, जहाँ पर वो सुबह ही पहुँच गए। उसके अलावा आज दिन भर भी कई सारी चीज़ें होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह पावागढ़ जाने वाले हैं, जहाँ पर जो पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर है उसका उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं 11:30 बजे विरासत वन की यात्रा उनकी ओर से की जाएगी और दोपहर 12:30 बजे वो वडोदरा पहुँचेंगे। गुजरात गौरव अभियान में वो भाग लेंगे, जहाँ पर 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। गुजरात में चुनाव इस साल अंत में होने वाले हैं और इससे पहले ही अलग अलग तरीके की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, वो चाहे मंदिर की पॉलिटिक्स जो पावागढ़ में हम देख सकते हैं, या फिर जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स रही है जिसकी बात वो लगातार करते रहे हैं। दोनों तरफ से पीएम खुद बार बार आकर इसका उद्घाटन और लोकार्पण कर रहे हैं और इसे एक तौर से तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है चुनाव से पहले। वहीं दूसरी ओर क्योंकि उनकी माताजी का भी जन्मदिन था, तो ये वाला जो उनका दौरा था वो इसलिए भी खास था और इसलिए सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच गए। तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुँचे थे और शनिवार सुबह उन्होंने अपने माताजी से मुलाकात की, उनके 100वें जन्मदिन की बधाई उन्हें दी, उनके साथ उसे साझा किया और बाद में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात के दौरे पर हैं। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।